Hello students, now we will continue our class. Okay, till now we have studied about we are studying the third chapter. So till now we have studied about the magnetic field, the motion of charge particle in a magnetic field, the motion of a conductor in a magnetic field. Okay, so basically how a charge particle behaves in a external magnetic field. कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है या कोई आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा तो वो किस तरह से बिहेव करता है ये अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है, उसका मोशन किस तरह से होता है, ठीक है, उसमें किस तरह का पाथ वो कवर करता है, दैट वी हैव स्टडीड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सपोज यू हैव ऑलरेडी करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, ऑलरेडी यू हैव द करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड इट। ठीक है, पहले हमने ये कंसिडर करके चल रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है और उसमें कंडक्टर का बिहेव, करंट कैरिंग कंडक्टर का बिहेव किस तरह से रहेगा। अब अपन ये पढ़ेंगे यहाँ पे कि कोई भी जो कंडक्टर है उसमें करंट है, कोई भी कंडक्टर है उसमें यदि करंट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जो होगी क्रिएट होगी, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से क्या होगी यहाँ पे क्रिएट होगी। तो ये हम पढ़ेंगे। ये तो हम पढ़ चुके हैं अपना जो लॉ था, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट था। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा कि कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो ये कितनी होती है, ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके लिए एक लॉ है दैट इज नोन एज द बायो-सैवर्ट लॉ, जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये बायो-सैवर्ट लॉ आपको क्या बताएगा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है क्रिएट होती है। और हम इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि अगर कोई कंडक्टर है उसका अलग अलग शेप है, अलग अलग सिमेट्री है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है उसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मतलब यदि स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर इसको आपने वायर में राउंड कर दिया, इसको सर्कुलर कॉइल बना दी, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी या चेंज रहेगी। आपने सोलोनॉइड बना दिया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या अलग होगी। मैग्नेटिक फील्ड तो होगी लेकिन कितनी होगी, तो दैट वी विल स्टडी थ्रू दिस लॉ दैट इज नोन एज द बायो-सैवर्ट लॉ। और इसकी एप्लीकेशन है दैट वी विल सी। ओके, तो इसकी एप्लीकेशन अपन देखेंगे। Now what is the बायो-सैवर्ट law? Suppose you have a current carrying conductor, okay, having the current I। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके पास करंट है I। अब इसके आसपास क्या होगा, इसमें करंट है I, इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, एंड वी हैव स्टडीड दैट द इन अ स्ट्रेट वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर। आपने पढ़ा है कि स्ट्रेट वायर जो होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, सर्कुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर, तो इसके आसपास क्या होगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो इसके लिए जो लॉ है दैट इज नोन एज द बायो-सैवर्ट लॉ। अब मान लीजिए कि एक पॉइंट है P, ठीक है, ये पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जो कि कुछ डिस्टेंस पे है R, मान लो R डिस्टेंस पे है यहाँ पे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, करंट है I, इसमें करंट एलिमेंट लेंगे। ये पूरा वायर है, पूरा वायर कंसिडर नहीं करेंगे, एक हम स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे। स्मॉल करंट एलिमेंट जैसे ये आपने लिया, ठीक है, ये आपने लिया करंट एलिमेंट, दिस इज द ओके। इसको आप, ये आपका करंट जा रहा है I और ये आपने करंट एलिमेंट लिया, इसको नाम दिया DL। ठीक है, ये आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हो, दिस स्मॉल एलिमेंट DL एंड दिस इज द पॉइंट P। ये पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P आप ऊपर ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब ये पॉइंट जो P है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास है। ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस पे है, लेट दिस डिस्टेंस बी R। ये आपने डिस्टेंस मान लिया R डिस्टेंस पे है और ये इस करंट एलिमेंट के साथ, वी आर टॉकिंग बेसिकली अबाउट द करंट एलिमेंट, कुछ एंगल बना रहा है, लेट दिस एंगल बी थीटा। ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये आपने एक मान लीजिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया P पॉइंट से DL तक और ये कुछ एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज थीटा। ओके, और इस करंट एलिमेंट के कारण स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, उसको हम मान लेते हैं DP। ओके, लेट अ वायर और कंडक्टर
कंडक्टर लिखेंगे, लेट अ कंडक्टर हैविंग करंट I, let a conductor having current I, P is a point where magnetic field due to current, magnetic field due to the current conductor has to, इसमें हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, फाइंड करना है. let r is distance, okay, let a small current element, let a small current element dl, okay, let a small current element dl whose distance from point P is, ठीक है, यहाँ पे R क्या है, dl से लेकर P तक का क्या है, डिस्टेंस है. अब the magnetic field due to dl depends on, अब इसमें क्या होगा, इस एलिमेंट के कारण, इस करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ. तो ये डिपेंड करेगी, फर्स्ट dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. पहला तो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, करंट पे, कि करंट कितना स्ट्रांग है. करंट यदि ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी. यहाँ पे dB क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड. This dB is a small magnetic field that is created due to dl. ये टोटल वायर के कारण नहीं है. टोटल वायर के कारण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है, तो dB फर्स्ट, dB प्रोपोर्शनल टू I. सेकंड, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. सेकंड, dB इज प्रोपोर्शनल टू dl. dB जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, dl. आप करंट एलिमेंट जितना बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी. ठीक है, और थर्ड, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. जो dB होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो R स्क्वायर, R क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. यदि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी. ठीक है, तो इन तीनों को आप मिलाएंगे, इज प्रोपोर्शनल टू I dl upon R. So dB is equal to, dB is proportional to I dl upon R square. ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl upon R. अब यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, ये एक कांस्टेंट है. जैसे अपन ने कूलम्स लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ में हमने कांस्टेंट लगाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, वैसे यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. अब ये म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. वेयर म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री. जैसे हमने इलेक्ट्रिक के केस में पढ़ा था कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. उसी तरह से यहाँ पे म्यू नॉट है परमिएबिलिटी. मैग्नेटिक के केस में हम इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी. हालांकि है वही चीज, ये भी क्या करेगा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड अलाउ करेगा स्पेस में. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनरली हम एयर का केस ले रहे हैं, तो एयर के केस में क्या होगा, ये होगा म्यू नॉट. अगर कोई मीडियम है तो ये हो जाएगा म्यू. तो ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड अलाउ करेगा इस पॉइंट के और इस करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच में. तो ये डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम पे. ठीक है,
तो यहाँ पे ये कहलाता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से न्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dB इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई भी क्वांटिटी को अपन को अगर उसकी डायरेक्शन लेना है तो हम क्या क्या करते हैं, उसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैं एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करता हूँ आर कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा dB वेक्टर इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। यहाँ पे I जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो DL है ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। DL क्या है, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये जो DL है ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो DL भी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो म्यू नॉट इंटू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्रॉस आर, ठीक है। आर कैप का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ क्या हो जाएगा IDL अपॉन आर स्क्वायर। तो DL इंटू आर, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा DL इंटू आर, और ये हो जाएगा आपका आर क्यू, ये हो जाएगा आपका आर क्यू। तो ये वाला जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ योर बायो-सेवर्ट लॉ, ओके। This is vector form of Biot-Savart law. बायो-सेवर्ट लॉ, जैसे आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था, तो कूलम्स लॉ का अपन ने स्केलर फॉर्म पढ़ा था। कूलम्स लॉ क्या होता है, दैट इज F इजिकल टू फोर्स बताता है। तो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर हमने उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है। तो ये क्या कहलाता था, उसका वेक्टर फॉर्म, सॉरी वेक्टर फॉर्म, और फिर उसका स्केलर फॉर्म। उसी तरह से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दैट वी पहले हमने इसका वेक्टर फॉर्म निकाला, हमने इसका क्या ले लिया है, वेक्टर फॉर्म ले लिया, ठीक है। अब इसका हम स्केलर फॉर्म निकालेंगे। स्केलर फॉर्म निकालेंगे मतलब उसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ DB वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ DB इज इक्वल टू अब ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई A क्रॉस B DL क्रॉस R। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू AB साइन थीटा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन R, IDL, हाँ एक DL इंटू R साइन थीटा इंटू R, ठीक है। DL इंटू R साइन थीटा अपॉन R क्यूब। तो यहाँ से ये R से कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा DB का वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R, ओके। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, and this is the scalar form of बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा। अगर एग्जाम में वेक्टर फॉर्म पूछा है तो आप ये लिखेंगे, स्केलर फॉर्म पूछा है तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो स्केलर फॉर्म इसलिए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लेगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये कहलाता है, दिस इज नोन एज द बायो-सेवर्ट लॉ। अब इसमें आपको जब आप अपन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो इसमें दोनों यूज हो सकते हैं, दोनों यूज होंगे। ये वाला भी कहीं ये वाला यूज होगा और कहीं पे ये वाला यूज होगा, ठीक है।
at our convenience, we can use both the form to find the magnetic field around the conductor. Okay, so this is known as the Biot-Savart law. Okay, thank you.